हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कल उत्तर वैदिक काल के विषय में चर्चा किया, जिसके अंतर्गत हमने आर्थिक और धार्मिक विषयों के विषय में जाना। जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के स्रोत क्या थे, जैसे कि उत्तर वैदिक काल वाले कौन सा व्यापार करते थे, और व्यापार में जैसे कृषि प्रधान व्यापार था या पशुओं का व्यापार करते थे। धार्मिक के अंतर्गत वो कैसे बहुदेववाद को मानते थे। बहुदेववाद मतलब कि जैसे बहुत सारे ईश्वर को कैसे मानते थे। और इसके अलावा हमने यह भी जाना कि यज्ञ कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने अग्निष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सौत्रामण यज्ञ और इन सब यज्ञों के चर्चा किए। आज हम फिर अलग एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो उसी के विस्तार के क्रम में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया था। लोहे के आने से बहुत सारे विकसित होने लगे, जैसे कि जनसंख्या बढ़ने लगी, कृषि की ओर अग्रसर हो गए आर्य लोग। लेकिन जो आर्य लोग थे फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते तब क्या करने लगते हैं कि यानी लोहे के आने से क्षत्रियों की बाहुबल यानी क्षत्रियों की ताकत बढ़ गई। लोहे के आने से जब क्षत्रियों की ताकत बढ़ गई, फिर पूरे जो जनपद था उसमें उथल पुथल मचने लगा। कोई उनके राज्य को कब्जा ले रहा है, कोई दूसरे राज्य को कब्जा कर ले रहा है, तो ऐसे उथल पुथल मच गया। फिर 16 महाजनपद, फिर जब वही छोटे छोटे जो जनपद रहते हैं वही बड़े स्तर पे एक दूसरे से मिल करके महाजनपद बन जाते हैं। जो महाजनपद के हैं इसके विषय में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में मिलता है, और जैन ग्रंथ में हमें भी इसका जानकारी मिल जाती है। प्रशिष्ट पर्वन में इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन जो इसका प्रमुख स्रोत है अंगुत्तर निकाय है। उस अंगुत्तर निकाय में स्पष्ट रूप से 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। जैसे आप देखे होंगे जो 16 महाजनपद थे, जैसे कि आप देखेंगे कि दक्षिण का है, असमक है जनपद है जो सिर्फ दक्षिण भारत में यानी कि तट पर दक्षिण भारत की सीमा पर अवस्थित है। बाकी आपके जितने भी 15 जनपद हैं, महाजनपद हैं, वो आपके उत्तर भारत में हैं। सारे आपके उत्तर भारत में किस क्षेत्र में है, पूरा आपके यहाँ उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और मध्य प्रदेश, और एक जब महाजनपद है जो उस समय तो ये भारत में ही था लेकिन अब वो पाकिस्तान में है, गांधार। तो आज हम इन्हीं 16 महाजनपदों के विषय में एक एक करके जानते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। आपको बता दें तो जो 16 महाजनपद थे उसमें राजधानी कैसे क्या थी। देखो, महाजनपद काशी की राजधानी वाराणसी था, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, अंग की राजधानी चंपा था, मगध की राजधानी राजगृह था, वज्र की राजधानी वैशाली था, मल्ल की राजधानी कुशीनगर था, चेदी की राजधानी सोथिवती था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। जो पंचाल की राजधानी है, पंचाल की राजधानी 2 थी, अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल। आप सुने होंगे जब पंचाल का युद्ध हुआ था गुरु द्रोणाचार्य और पंचाल के जो राजा थे उस समय ध्रुपद से, तो युद्ध हुआ था। पंचाल 2 भागों में डिवाइड हो गया था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल के राजा जो बन गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हो जाते हैं। दक्षिणी पंचाल के जो राजा हो जाते हैं ध्रुपद ही रहते हैं, जिनकी राजधानी काम्पिल रहती है। ध्रुपद की ही बेटी थी द्रुपदी। तो ये था। और उसके बाद जो आपका ये आता मत्स्य विराटनगर, और सूरसेन मथुरा, और अश्मक पोतना या पोतली, अवंती उज्जैनी, माहिष्मती, यानी कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती था। गंधार की राजधानी तक्षशिला था। काम्बोज की राजधानी राजपुर हाटक, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। ये 16 महाजनपद है। सबसे पहले हम जानते हैं काशी। तो काशी की जो है, काशी का जनपद है, जो काशी जनपद के विषय में हमें सोननंद जातक है, उससे एक हमें ये मिलता है। सोननंद जातक में जो काशी था, काशी का नियंत्रण जो था मगध और कौशल जैसे राज्यों पर काशी का नियंत्रण था। अब सोचिए उस समय जो थे 4 सबसे शक्तिशाली ही 16 महाजनपदों में थे आपके मगध, कौशल, वर्ष, अवंती, यही 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। और
और मल्ल, ये ऐसे महाजनपद है जहाँ पर शासन जो है गणतंत्रात्मक शासन था, और बाकी 14 महाजनपदों में शासन जो था राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक शासन और गणतंत्रात्मक शासन में होता है कि जैसे कि राजा जो टैक्स वसूलता था किसानों से, वो राजा अपने पास रख लेता था, किसी को देता नहीं था टैक्स की एक फूटी कौड़ी। लेकिन गणतंत्रात्मक क्या होता था, राजा टैक्स वसूलता था, टैक्स वसूलने के बाद टैक्स का कुछ भाग कबीलाई जो कुलीन होते थे, जो अभिजात वर्ग के परिवार से रहते थे, जो बड़े पदों पे रहते थे, उनको कुछ दे देता था पैसा। लेकिन राजा जो, और इसके बाद राजतंत्रात्मक देखेंगे, राजा जो है अपना नियमित सेना रखता था, और गणतंत्रात्मक नियमित सेना नहीं रखता था। जब उसको आवश्यकता होती थी तो वह वरातगढ़ और सर्द और ग्राम नामक टोलिये से संचालन करते थे, या नागरिक सेना एकत्र कर लेता था ढोल पिटवा के। और लेकिन राजतंत्रात्मक में राजा पावरफुल था, गणतंत्रात्मक जनता फुल थी, यानी जनता पावरफुल थी, ताकत जनता के अंदर निहित था। गणतंत्रात्मक में ये था कि राजा को पदच्युत किया जा सकता था, अनुवांशिक नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर राजतंत्रात्मक में राजा वंशानुगत हो गया, यानी राजा का जो पुत्र जन्म लेगा इस धरती पर, उसको वंशानुगत राजा बनने से यानी राजा बन जाएगा, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो। लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं था। तो काशी था, काशी जो है राजधानी इसकी वाराणसी थी। तो सोननंद जातक में हमने बताया कि काशी का जो आधिपत्य था कोसल और मगध जैसे महाजनपदों पर नियंत्रण था। और इसके अलावा एक और जानकारी मिलती है कि जो कोसल के एक और राजा हुए थे ब्रह्मदत्त, उनकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। और दूसरी है कोसल, कोसल है की राजधानी है श्रावस्ती। जैसे काशी की राजधानी वाराणसी था, जैसे कोसल की श्रावस्ती। लेकिन जब रामायण के समय यही कोसल की राजधानी कहाँ था, अयोध्या थी। यानी जब राम भगवान शासन करते थे तब यही कोसल की राजधानी अयोध्या थी। ये कोसल की राजधानी अयोध्या थी। ये आपको जो श्रावस्ती अयोध्या वाला क्षेत्र आपको ये मिल जाएगा जी फैजाबाद मंडल में। फिर एक तीसरा महाजनपद आ जाता अंग, जिसका राजधानी था चंपा। अंग विषय में आप जानते हैं, जो अंग के राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंग के राजा थे, जो अपने दानवीरता के लिए जाने जाते थे। यही अंग है, इसकी राजधानी है चंपा। ये चंपा जो क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है भागलपुर एवं मुंगेर में पड़ता है। ये भागलपुर है, बिहार का जिला है भागलपुर एवं मुंगेर। फिर एक आता है मगध। मगध की राजधानी है राजगृह थी। फिर कालांतर में गिरिब्रज हो जाता, फिर पाटलिपुत्र। ये दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है। मगध के विषय में बता दें, मगध के जो राजा थे महाभारत के अनुसार, उसके राजा पहले कौन थे, बहुत दुष्ट था, जो श्री कृष्ण भगवान को आँख में चोली खिलाता था, जो 100 राजाओं का क्या करने वाला था, 100 राज बलि देने वाला था। अरे उस राजा का नाम बहुत खतरनाक राजा था, वो श्री कृष्ण भगवान का कट्टर दुश्मन था। जरासंध, जिसको जरा नामक राक्षस ने संधि कराई थी, जिसको भीम ने मल्ल युद्ध में परास्त किया था, वहाँ का उस समय को राजा था मगध का। तब उसके बाद वो राजा था, उसके बाद मगध जो है उसकी राज शक्ति छीड़ हो जाती है। फिर ऐसे छीड़ हो हर्यक वंश शासन करता। लेकिन सबसे जो कहा जाता है कि मगध के अगर कोई जरासंध के बाद राजा हुआ तो जो केंद्रीकरण किया शासन का, तो वो राजा थे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, जिन्होंने पूरे अखंड साम्राज्य का नींव रखी है। यानी अखंड भारत का निर्माण तो मौर्य काल में, यानी मगध के बाद आपको मौर्यों में देखने को मिलेगी। एक था आपका वज्जी की राजधानी थी वैशाली। जो वैशाली था ये 8 राज्यों का संघ था, एक संघ था, जिसमें आपको मथुरा के विदेह राज और वैशाली के लिच्छवी और कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक लोग थे, जो अपना संघ बना के गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, तो वहाँ अपना राजपाट करते थे। ये कहा भी जाता है लिच्छवी जो है भारत का सबसे पहला गणतंत्र वाला प्रदेश है लिच्छवी।
जो कहाँ के हैं, वैशाली के लिच्छवी। वज्जी जो है, वज्जी की राजधानी वैशाली है। फिर मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। और उसके बाद इसकी जो 2 शाखाएं हुई मल्ल की, एक उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शाखा की कुशीनगर और पावा, और दक्षिणी पावा थी। ये आपके पड़ जाएगा क्षेत्र जो कुशीनगर है, ये क्षेत्र आपको गोरखपुर और देवरिया के जो रीजन लगता है, वो मल्ल आपका जनपद का सीमा का विस्तार वहीं तक था। फिर एक आपका है चेदी की राजधानी सोथिवती थी। चेदी नरेश जो शिशुपाल थे वहीं के थे, बुंदेलखंड के ही थे, जो आए थे पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण भगवान को अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के गला काट दिया था, वही चेदी नरेश। इनकी भैया राजधानी थी सोथिवती। सोथिवती कहीं कहीं सोतीवती मिल जाता है, तो ये उल्लेख मिल जाता है। फिर एक आपका आ जाता है पांचाल। पंचाल का हमने बताया था, पंचाल का डिवाइडेशन हो गया था 2 भागों में, गुरु द्रोणाचार्य ने करवा दिया था। और 2 भाग में, यानी उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी है अछित्रत, दक्षिणी की है काम्पिल्य। काम्पिल्य के राजा थे ध्रुपद, और उत्तरी के थे इनके पुत्र द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा। फिर आपका एक आता मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये क्षेत्र पड़ जाएगा अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। आपको बताएं विराट जो मत्स्य प्रदेश है, ये आपको राजस्थान में पड़ेगा, मत्स्य जनपद। आप देखे होंगे जब पांडवों का जो अज्ञातवास था वो विराट राज के यहाँ ही व्यतीत किए थे। आप देखें जो विराट राज रहते उन्हीं के यहाँ पांडवों ने अपना एक अज्ञातवास व्यतीत किया था 1 वर्ष, जिसमें शर्त ये था अगर दुर्योधन 1 वर्ष में ढूंढ लेगा फिर उन्हें भेज देगा वनवास के लिए। तो लेकिन अज्ञातवास उनका भंग नहीं हो पाता है। वहीं पर अर्जुन विराट राज की पुत्री से ही अभिमन्यु की शादी हुई थी, वही विराटनगर है। ये क्षेत्र ये आपको अभी अलवर और भरतपुर में, जो इसका आधुनिक नाम है, अलवर और भरतपुर के सीमा में पड़ जाएगा विराटनगर। और दूसरा आपका अगर सूरसेन जो है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा। जो मथुरा वाला क्षेत्र है आधुनिक ब्रजमंडल वही है। तो जो सूरसेन है, इसके जो यूनानी लेखक थे इसको सौरसेनेई भी लिखते थे, और इसकी राजधानी मथुरा को मुथेरा भी बोलते थे। मुथेरा बोलते थे, इसका नाम मुथेरा है, यूनानी लोग बोलते थे। एक इकलौता राज्य इकलौता महाजनपद है असमक। इसकी राजधानी पोतना या पोटली। ये दक्षिण भारत की सीमा पर पड़ता है, लगभग जहाँ तक है तमिलनाडु के आसपास पड़ता है असमक। और एक है अवंती के 2 भाग हैं, एक उत्तरी अवंती एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है। आपको बता दें अवंती जो है बहुत प्रसिद्ध था उस समय ये जनपद, क्योंकि जितने भी 15 महाजनपद थे यहाँ से ही लोहा के अस्त्र शस्त्र खरीदते थे, क्योंकि लोहे का वहाँ पर बहुत बड़े प्रचुर मात्रा में भंडार मिल जाता है अवंती में। तो इसीलिए इसकी 2 भाग डिवाइड हुआ, उज्जैनी और माहिष्मती इसकी राजधानी। फिर आपका आ जाता है गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार वही है महाजनपद जहाँ के राजा शकुनी थे, गंधार की ही शकुनी थे ना, उनकी गंधार की बहन जो थी गंधारी। ये गंधार वही है। एक क्षेत्र पड़ जाएगा आपको पाकिस्तान में, पेशावर के पास पड़ जाएगा। पेशावर और रावलपिंडी के आसपास ही पड़ जाता है ये क्षेत्र तक्षशिला, ये गंधार वाला। फिर एक महाजनपद है काम्बोज की राजधानी है राजपुर हाटा के कश्मीर में पड़ जाता है। फिर एक आ जाती है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये मेरठ और उत्तर और दक्षिण पूर्व हरियाणा का रीजन जो है यही है क्षेत्र। आधुनिक अगर नाम एक का देखा जाए इसका इंद्रप्रस्थ का, तो मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा का जो रीजन है वही कहलाता है इंद्रप्रस्थ। ये थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद के विषय में। आपको पता जितने भी 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो 4 ही महाजनपद थे आपको बताया था, मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती। यानी कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती। ए और ए सबसे शक्तिशाली थे चारों में। ए
चारों मिलकर के जो 12 महाजनपद थे उनको अपने अंगुलियों के इशारों पर नचाते थे। और इसमें से जो आपका वज्जी वाला भाग है, यानी वज्जी जो वैशाली में पड़ता है, इसमें ये 8 राज्यों का संघ था, यानी संघ एक प्रकार का था। इसमें जो था कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक और उसके बाद आपका मथुरा के विदेह राज आप जानते हैं, विदेह राज राजा जनक को बोला जाता था, मथुरा के विदेह राज, क्योंकि राजा जनक है अपने दार्शनिक तर्कों के लिए जाने जाते थे। इनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, तर्क वितर्क करते। जैसे एक ऋषि आए थे अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ था, 8 जगह टेढ़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे उपदेश दिया राजा जनक को, राजा जनक का जीवन धन्य हो गया। क्योंकि राजा जनक को जितने भी ऋषि मुनि थे सब खाली चाटुकार थे, खाली सब उनसे दान दक्षिणा लेते थे चाटुकारिता करके। लेकिन अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया, अष्टावक्र की जो महागीता, उसमें जो ज्ञान दिया कि मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, तो उसकी जानकारी राजा जनक को मिलती है। यानी राजा जनक जो थे मथुरा के विदेह राज के नाम से भी जाने जाते थे। और एक थे वैशाली के लिच्छवी। पता है वैशाली लिच्छवी कौन है? वैशाली की लिच्छवी, इसी लिच्छवी जो है वैशाली के बहुत शक्तिशाली लिच्छवी की यहाँ ही जो एक बिंबिसार राजा थे मगध के, बिंबिसार की शादी यहाँ के जो राजा चलना थे उनकी पुत्री से हुआ था, राजा चलना की पुत्री से हुआ था। और राजा चलना की बहन से जो पैदा हुए थे महावीर स्वामी पैदा हुए थे। इसलिए वज्जी जो है वैशाली, वज्जी का जो महासंघ है वैशाली यानी लिच्छवियों वाला जो वैशाली संघ है, वो अपने इसीलिए जाना जाता है। इतिहास में इसकी अहम भूमिका रही है। तो हमने मोटे मोटे में 16 महाजनपदों के विषय में देख लिया है। ठीक है, और इसके विषय में अब हमें आगे बात करना रहेगा, जैसे हर्यक वंश के विषय में, जैसे मगध के जो हर्यक वंश हैं और कैसे कैसे हर्यक वंश से जो बिंबिसार, अजातशत्रु कैसे राजा बनते हैं। इसके बाद फिर हम मौर्य काल में आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।